और इसी वजह से जर्मनी में दहशत देखी जा रही है रूसी ड्रोन की। और वहीं डेनमार्क से अहम खबर है, डेनमार्क में रूसी ड्रोन घुसपैठ पर पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। एक इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, अब डेनमार्क के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ाएंगे, हमारे पास लिस्बन तक पहुंचने वाले ड्रोन नहीं है। मनीष, कुछ डिकोड कीजिए व्लादिमीर पुतिन के इस बयान को। मुस्कुराते मुस्कुराते वो दरअसल अपनी क्षमताओं का भी प्रदर्शन करते नजर आए, शक्ति का भी प्रदर्शन करते नजर आए, लेकिन अब कह रहे हैं कि यूरोपीय देशों में रूस ड्रोन नहीं भेजेगा। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये वाकई में दिलचस्प मामला है। पहली बात तो मैं करूं कि जब राष्ट्रपति पुतिन से सवाल किया गया तो सवाल ही बहुत मजाकिया और तंज वाला था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यूरोप में आप प्लीज ड्रोन मत भेजा करें। मतलब यूरोप में बहुत केओस हो जाता है। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं ड्रोन नहीं भेजूंगा। और वैसे हमारे पास, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वैसे सीरियसली हमारे पास लिस्बन तक भेजने वाले ड्रोन नहीं है, हमारे पास लंबी दूरी के मिसाइल हैं, ड्रोन नहीं है। यानी हमको जब भेजना होगा तो हम ड्रोन नहीं भेजेंगे, मिसाइल भेजेंगे। लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को आ रहा है, जैसे रात की खबर आपने दिखाई कि कैसे जर्मनी में म्यूनिख एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा उस ड्रोन की वजह से, या इससे पहले डेनमार्क में हुआ या कई और दूसरे देशों में हुआ, तो ये ड्रोन को लेकर जो एक तरह कहें कोहराम मचा हुआ है, जिसको लेकर पुतिन ने कहा कि किसी जमाने में यूरोप में यूएफओ मिला करते थे, आजकल रहस्यमयी ड्रोन मिल रहे हैं। हर उड़ता हुआ ड्रोन रूसी ड्रोन नहीं होता है, कुछ दूसरे ड्रोन भी हो सकते हैं, या यूरोप में भी कुछ अंदर खाने की साजिश हो सकती है। मुझे लगता है कि इस वक्त वैश्विक समुदाय को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए कि ये ड्रोन किसका है, क्योंकि यही ड्रोन तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर सकता है अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन और इतना ज्यादा मिसट्रस्ट रहा तो। बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि इस बार ड्रोन नहीं, बल्कि अगर इस बार कुछ भेजा जाएगा तो ऐसी चीज भेज सकते हैं जिससे होगा महाविध्वंस। एक और बड़ी बात आपको बताएं, और बड़ी खबर क्या है, रूस को एस्टोनिया की बहुत बड़ी वार्निंग। एस्टोनिया के रक्षा सचिव हानो पेवकुर की तरफ से बयान दिया गया, रूस के हाइब्रिड हमलों का जवाब देना होगा, नाटो को अपनी सुरक्षा का ध्यान देना होगा। यह बयान दिया एस्टोनिया के रक्षा सचिव ने। और रूस से तनाव पर जर्मनी की चेतावनी, रूस ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, यूरोप की एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, रूस और यूरोप के बीच अब शांति नहीं हो सकती। तो देखिए किस तरह से जर्मन चांसलर भड़के हुए हैं। जर्मनी से यलगार, यूक्रेन जंग का विस्तार। फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन शांति में भी नहीं हैं। रूस ने हमारे लोकतंत्र, हमारी स्वतंत्रता के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है। यूरोप की एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस बयान के मायने समझिए, यूरोप को रूस के खिलाफ जंग की तैयारी का संदेश दिया गया है। रूस का नाम लेकर यूरोपीय देशों को डराने की कोशिश की जा रही है। जर्मनी की तैयारी क्या है? जर्मनी पहले से ही युद्ध की तैयारी में जुटा है। बड़ी संख्या में सेना में नए जवानों की भर्तियां की जा रही हैं। युद्ध के दौरान घायल जवानों के लिए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं जर्मनी का ये रुख? तो बहुत कड़ा, आक्रामक, अग्रेसिव नजर आ रहा है। कर क्या पाएगा जर्मनी? जर्मनी अगर रियल सेंस में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग देश है जी, लेकिन रशिया के समक्ष जर्मन कुछ नहीं है। वो एक वॉर का हिस्टीरिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की यूरोपियन कंट्रीज एक संगठित हों एक साथ, क्योंकि सबका दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर भी अटैक होगा, आप पे भी होगा, इस पे, तो जब सबके ऊपर अटैक होगा तो वो एक साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो उस तरफ ज़्यादा इनका है कि नेटो कंट्रीज़ को साथ लेने का, पूरे यूरोपियन यूनियन को साथ लेने का वह ज़्यादा है कंसर्न, रादर देन रशिया के साथ लड़ना। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में इस वक्त नहीं है। लेकिन जब भी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात आती है तो हर देश अपनी सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी की रक्षा करता है, लेकिन इस वक्त ये सब माइंड की लड़ाई चल रही है, ना कि एक्चुअल। बिल्कुल, तो आप देखें कितना बड़ा यहां विरोधाभास है। पुतिन बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ, तो यूरोप से आवाज आ रही है कि शांति का नहीं बल्कि युद्ध का ही ऐसा वक्त है, ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन समेत यूरोप पर परमाणु टेंशन भी बहुत हाई हो गई है। ज़ापोरिज़िया एटमी प्लांट से रेडिएशन का खतरा बढ़ गया। पावर प्लांट में पिछले 9 दिन से बिजली सप्लाई बंद है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी जहां पर ज़ेलेंस्की ज़ापोरिज़िया प्लांट को लेकर वार्न करते नजर आ रहे थे, और वो ये बोल रहे थे कि जो हालात हैं यहां पर बन रहे बेहद खतरनाक है, और अगर कुछ भी ज़ापोरिज़िया प्लांट में होता है तो इसका असर पूरे यूक्रेन से लेकर यूरोप तक नजर आएगा।
तो एटमी रिएक्टर विनाश का क्या सेंटर साबित होने वाला है? दरअसल ज़ायपरिज़िया की अगर बात करें और एक तरफ आपके सामने है चेर्नोबिल, जो पहले ही त्रासदी का सामना कर चुका है। अगर ज़ायपरिज़िया की पहले बात करें तो यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है, और वहीं चेर्नोबिल की बात करें तो शेल्टर पर अटैक यहां पर फिर हुआ। कल हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी। ज़ायपरिज़िया प्लांट की जो बिजली है वो कट ऑफ हो गई है, तो चेर्नोबिल में जो कूलिंग प्लांट की सप्लाई लाइन है वो ठप हो गई है, और इसी से एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ायपरिज़िया में जनरेटर से चल रहा है कूलिंग प्लांट, तो चेर्नोबिल में संवेदनशील जो हिस्सा है इसको बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसके अलावा ज़ायपरिज़िया में रेडिएशन फैलने का खतरा पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। चेर्नोबिल में रेडिएशन लीक होने का भी खतरा यहां भी बढ़ा है, ऐसी खबर भी सामने आ रही है। निनाद सेठ सर, चेर्नोबिल तो पहले भी त्रासदी का सामना कर चुका और इस बार दोनों प्लांट्स पर, दोनों न्यूक्लियर प्लांट्स पर बड़ा खतरा है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? इसमें तीन पहलू हैं। पहली बात तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसमें ये दिखाया गया है कि खतरा सिर्फ अंदर से नहीं, यानी माल फंक्शन से नहीं है, ऊपर ये जो ड्रोन्स उड़ते हैं उनसे भी है। तो एक गलती से अटैक हो जाए, क्रैश हो जाए, देखिए ये न्यूक्लियर प्लांट है, ये काफ़ी सीमेंटेड होता है, काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन गलती से अगर बॉम्ब पड़ जाता है इसके ऊपर तो रिएक्शन हो सकता है। तो इससे पहले भी हमने 2-3 बार देखा है कि ये खतरा रियल था। अभी तक तो रशिया ने रिस्ट्रेन दिखाया है। अगर रशिया रिस्ट्रेन नहीं दिखाता है तो रशिया को खुद को भी नुकसान हो सकता है। मेरे को लगता है कि एक अच्छी बात इसमें यह है कि सबको इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है कि सब एहतियात शायद बरतेंगे, क्योंकि उसका अंजाम फिर रूस और यूक्रेन दोनों को भुगतना पड़ सकता है, और इसलिए भी एहतियात बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें राष्ट्रपति पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी के बारे में। कुछ देश न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो रूस भी एटमी टेस्ट करेगा, ये पुतिन ने कह दिया है। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा शक्तिशाली एटमी हथियार हैं। हिरोशिमा में गिराए बॉम्ब से ज्यादा ताकतवर परमाणु बॉम्ब हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है, ड्रोन वॉल पर यूरोप में मतभेद पैदा हो गया। पूर्वी नेटो सीमा पर ड्रोन वॉल पर फूट पड़ गई है। इटली और फ्रांस का एक अलग अलग रुख इसको लेकर सामने आ रहा है। ड्रोन घुसपैठ के बाद ड्रोन दीवार का जो प्लान है वो तैयार किया गया था, लेकिन अब इसी में यूरोपियन कंट्रीज आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो रूस का ड्रोन प्रहार, यूरोप में अब दो फाड़ कैसे है? बड़ी बात क्या है? ड्रोन दीवार को लेकर यूरोप में मतभेद पैदा हो गया है। फ्रांस का क्या कहना है? ड्रोन दीवार की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल होने वाली, कॉम्प्लेक्स होने वाली है। ड्रोन दीवार से ज्यादा एयर डिफेंस की इस वक्त जरूरत है, यह फ्रांस की तरफ से मांग है। हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणालियों की आज ज्यादा जरूरत है। इटली का क्या रुख है? ड्रोन दीवार से सिर्फ पूर्वी हिस्से को फायदा ना हो, स्पेन क्या बोल रहा है? ड्रोन वॉल से सभी यूरोपीय देशों को फायदा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी बात आप समझिए, पोलैंड, डेनमार्क में ड्रोन घुसपैठ के बाद ड्रोन दीवार पर जो बात है वो की गई थी। ड्रोन दीवार पर कोपेनहेगन में 27 यूरोपीय देशों का मंथन भी हुआ था, लेकिन अब इसी फैसले को लेकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। और मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, कैसे आप देखेंगे, एग्जीक्यूशन हुआ नहीं कि उसके पहले आपसी मतभेद और फूट? देखिए, ये सारा यूरोप ने जो 900 अरब डॉलर का एक सिक्योरिटी फंड जमा किया है रूस के खिलाफ लड़ने में, उसके बंदरबाट की लड़ाई है। क्योंकि जब ड्रोन वॉल बनेंगे तो ड्रोन वॉल किसके अगेंस्ट बनेगा? रूस के खिलाफ। तो वैसी स्थिति में फिर वो सारे संसाधन का इस्तेमाल जो है वो पूर्वी यूरोप में होगा। तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को ये लगता है कि पैसे हम दें और फायदा उन्हें क्यों मिले, तो इसीलिए वो इसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि कोई और स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। दूसरा, फ्रांस और इटली जैसे मुल्क के पास दूसरे और बड़े एयर डिफेंस के मैकेनिज्म हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बिक्री हो, उनकी खरीद की जाए, ना कि जैसे कोई अल्टरनेटिव निकाला जाए जो दूसरे देशों को फायदा हो। तो ये दरअसल उस बंदरबाट की लड़ाई है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय फंड को अपने हिस्से लेना चाहते हैं। और इन सब के पीछे एकमात्र कारण है रूसोफोबिया, यानी कि रूस हमला कर लेगा और इसीलिए हमको रूस से बचने के लिए ये सब करना पड़ेगा। और यूक्रेन की तरफ से यूरोप के मद्देनजर इस रूसोफोबिया को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और उसका नतीजा भी अब हमारे सामने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।